चलिए, तो हम लोग देखना था दिल्ली सल्तनत ना जी। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526। देखिए, सल्तनत काल का जो पीरियड है वो 1206 से 1526 तक माना जाता है। ठीक है, जिसमें आप देखिएगा कि 5 डायनेस्टीज जो है इसमें रहे, और इन्हीं 5 डायनेस्टीज का जो रूलिंग टाइम रहा है वो 1206 से 1526 तक रहा है। जिसमें से जो पहला वंश है वो है गुलाम वंश, है ना, स्लेव डायनेस्टी। बहुत बार इसका राइट क्रोनोलॉजी ही आपसे पूछ लेता है कि दिल्ली सल्तनत के वंशों के शासन का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले जो शासन किया वो है गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, के बाद तुगलक वंश, के बाद सैयद वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश। 1206 से 1290 तक टाइमिंग था गुलाम वंश का। ठीक है, 1290 से 1320 खिलजी वंश, 1320 से 1414 तुगलक वंश। सबसे लंबे समय तक अगर आपसे पूछा जाए कि किसने शासन किया था तो वो था तुगलक डायनेस्टी। सैयद वंश 1414 से लेकर के 1455 ईस्वी मुख्य तौर पर मनाता है, सैयदों का शासन था। इसके बाद 1455 से 1526 तक लोधी वंश, लोधी डायनेस्टी। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के 5 वंश, पांचों को आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले गुलाम, उसके बाद खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, और फिर लोधी। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, तो ये सारे वंशों का सही क्रम है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि ये क्या है और किस प्रकार से। गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। इसका जो फाउंडर है वो कौन है? दीन ऐबक। खिलजी वंश का जो फाउंडर है कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश का फाउंडर है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का फाउंडर है
हिज्र खां। लोधी वंश का फाउंडर है बहलोल लोधी। ठीक है। तो गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश खिज्र खां, लोधी वंश बहलोल लोधी। ठीक है। ये जो है ये 5 डायनेस्टीज हैं और इन पांचों डायनेस्टी के फाउंडर्स। ठीक है। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इनका ये सही क्रम ही पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, इसे याद रखना है ना। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। टाइमिंग ध्यान रखना है, टाइमिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइमिंग उतना ही पूछेगा आपसे, फाउंडर पूछ लेगा कि फाउंडर कौन था। तो गुलाम का कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तुगलक का गयासुद्दीन तुगलक, सैयद का खिज्र खां और लोधी का बहलोल लोधी। ठीक है। इन सभी वंशों के क्रम में 2 बाह्य आक्रमण भारत पे हुए थे। हालांकि ये खुद भी बाहरी आक्रमणकारी ही थे, लेकिन जब ये शासक बन गए तो भारतीय शासक के तौर पे इन्होंने खुद को स्थापित कर लिया। लेकिन इनके समय में 2 आक्रमण हुए। उन आक्रमण से भी सब प्रश्न होता है कि वो किसके आक्रमण थे, किसने किया। ठीक है। तो आप देखिए, तो यहां पर 2 आक्रमण हुए थे। एक आक्रमण हुआ था चंगेज खान का, एक आक्रमण किया चंगेज खान ने, और एक आक्रमण किया इसने तैमूर लंग ने। तैमूर लंग लंगड़ा था, लंगड़ा के चलता था, तैमूर लंग। तो 2 शासक चंगेज खां और तैमूर लंग। तो आप देखेंगे तो चंगेज खां का जो आक्रमण हुआ था वो गुलाम वंश के समय में हुआ। चंगेज खां का आक्रमण जो हुआ था भारत पर, वो गुलाम वंश के समय में हुआ था। और उस समय जो शासक था, उस शासक का नाम था इल्तुतमिश। और ये आक्रमण हुआ था 1226-27 के आसपास। क्यों हुआ था ये आक्रमण? इल्तुतमिश ने भारत पर यह आक्रमण क्यों किया था? तो सॉरी, इल्तुतमिश कह रहे, चंगेज खान ने, चंगेज खान ने भारत पे आक्रमण क्यों किया था? तो यह आक्रमण भारत पे नहीं था। हा? चंगेज खां के दरबार में था मंगबरनी, और मंगबरनी को मारने के लिए खोज रहा था चंगेज खां। तो वही मंगबरनी भागते भागते भारत आ गया। तो मंगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खान भारत आया। अगर पूछा जाए कि किस, कब, कैसे आया था, तो मंगबरनी का पीछा करते हुए, है ना। मंगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खां जो था वो आया था। ठीक है। मंगबरनी का पीछा करते हुए कहां आया था? भारत आया था, है ना। इंडिया आया था मंगबरनी का पीछा करते हुए। और मंगबरनी जब आया भागते हुए, तो मंगबरनी को शरण किसने दे दिया? इल्तुतमिश ने दे दिया। इल्तुतमिश ने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हें बचाएंगे। तो होता है ना कि भाई चलो हम बचा लेंगे। लेकिन इल्तुतमिश को पता नहीं था कि इसका पीछा कर कौन रहा। लगा कि कोई होगा छोटा मोटा आदमी। तो उस समय सबसे बड़ा ताकतवर अगर कोई था तो वो चंगेज खान। इसकी तुर्क सत्ता बहुत मजबूती से स्थापित थी। तो जब ये आया तो ये सिंधु नदी के उस पार था, सिंधु नदी क्रॉस करता तो इंडिया में एंट्री लेता। तो उस पार से ही इसने मैसेज भिजवाया इल्तुतमिश को कि यदि आप मंगबरनी को छोड़ दोगे, मतलब उसको बाहर कर दो, हमको मिल जाएगा, हम मार देंगे, हम चल जाएंगे, हमारा इतना ही काम है।
लेकिन अगर तुम उसको अपने दरबार में रखोगे या अपने संरक्षण में रखोगे तो ये माना जाएगा कि तुम हमारे शत्रु हो। तो इसलिए हमें बाध्य होकर के तुम पे आक्रमण करना पड़ेगा। जब ऐसा बात कहा तो यहां पर इल्तुतमिश ने चालाकी दिखा और इल्तुतमिश ने मंगबरनी को छोड़ दिया, क्योंकि अभी उस समय इल्तुतमिश उतना ताकतवर नहीं था कि वो चंगेज खान के आक्रमण को बर्दाश्त कर पाए। और यदि चंगेज खान ने आक्रमण कर दिया होता तो संभव था कि आज हम लोग ये दिल्ली सल्तनत का इतिहास नहीं बल्कि चंगेज खा का इतिहास पढ़ते और चंगेज खा के वंशज के बारे में पढ़ते। वो कौन सा तुर्क था, कैसे था, क्या था। ये इल्तुतमिश की अपनी बुद्धिमत्ता थी। उसने समझ लिया कि भाई अभी हम कमजोर हैं, अभी तो स्थापित कर रहे हैं ना साम्राज्य, और ऐसे में किसी बड़े शक्ति से अगर लोहा ले लिए तो निस्तानाबूद करके छोड़ देगा, हमें बर्बाद करके छोड़ देगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि हमें क्या करना है, तो हमें चंगेज खा से युद्ध नहीं करना है। मंगबरनी को उसने छोड़ दिया और इसी वजह से चंगेज खा ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। ये सीडीपीओ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बिहार सीडीपीओ का जो पिछला एग्जाम हुआ था पीटी का, उसके अंदर में यहां से सवाल पूछा जा चुका। ठीक है, ध्यान रखना है। तैमूर लंग, तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर किस वंश के समय में हुआ था? तो तुगलक वंश के समय में हुआ था। कब हुआ था? 1398 में। कौन था शासक? कौन? नासिरुद्दीन मोहम्मद। और क्या बोल रहे हैं? महमूद। कंफर्म नहीं, कंफर्म तो कोई नहीं है, बताइए। हाँ, उनिया कुछ देख रहा है तब बोल रहा कुछ है उसमें तब। अच्छा, मनवा को नहीं देखे सोचता है जी। कितना आदमी ऐसे सोचता है? हाँ? ऊपर ऊपर देखता है कि उधर ऊपर ऊपर कुछ लिखा होगा, ऊपर कुछ होगा ना। आप कह रहे थे महमूद और आप कह रहे थे नासिरुद्दीन महमूद, है ना। नासिरुद्दीन महमूद जो था वही था 1398 के अंदर में तैमूर लंग मतलब तुगलक वंश का एक कमजोर शासक था। तुगलक वंश में जो महत्वपूर्ण शासक थे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद सब के सब अयोग्य और निकम्मे टाइप के। इवन अयोग्य तो फिरोज शाह तुगलक ही था। उसके पास भी कोई रणनीतिक उपलब्धियां नहीं है, सांस्कृतिक उपलब्धियां है, कल्चरल अचीवमेंट्स उसके पास है, लेकिन कोई बड़ी अचीवमेंट्स उसके पास नहीं है। खैर, तो ये ध्यान रखना है कि चंगेज खान का आक्रमण गुलाम वंश के समय में और तैमूर लंग का आक्रमण तुगलक वंश के समय में। इस समय शासन कर रहा था इल्तुतमिश, इस समय शासन कर रहा था नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, और ये देखिए कि तैमूर लंग जो था ये शासन के लिए नहीं आया था। तैमूर लंग ने शासन के लिए नहीं आया था। ठीक है, तो तैमूर लंग क्यों आया था? तो लूट करने के लिए आया था, लूट मट फसोट करने के लिए ना, लूट करके लाने के लिए, लुटेरा टाइप का आदमी था। ठीक है, लूट नहीं आया था, है ना। और लेकिन चंगेज खा तो उसका पीछा करते हुए आया था, तो कोई शासन के मूड में यहाँ पर नहीं आया था, अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए आए थे। तैमूर लंग लूटने के लिए आया था और वो मंगबरनी का पीछा करते गया, उसको मंगबरनी मिल गया, मंगबरनी को उसने मार दिया, निश्चिंत हो गया और ये लूट करके यहाँ से गया था। तैमूर क्या, हाँ, तैमूर खिज्र खान ने इसको सहायता दिया था तुगलकों के खिलाफ। खिज्र खान ने इसको सपोर्ट किया था, तो जब ये यहाँ से जाने लगा तो खिज्र खां को यहाँ पर स्थापित कर दिया और खिज्र खां ने सेर वंश की स्थापना की। और खिज्र खां अपने को तैमूर लंग के अधीन मानता था कि मैं तैमूर लंग का सबऑर्डिनेट होकर के यहाँ पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो खुद को अपने आप को क्या मानता था? उसका सबऑर्डिनेट मानता था, है ना। चलिए, तो यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना। खैर, तो देखिए ये जो पांचों डायनेस्टीज हैं, इन डायनेस्टीज में अलग अलग रूलर्स जो है वो रूल कर रहे थे और यहीं से भारत की संस्कृति में एक नई संस्कृति का मिलन हुआ। क्योंकि पहले भारत में तो
जो राजा थे वो भारतीय संस्कृति के राजा थे, है ना, हिंदू सनातन संस्कृति को मानने वाले या बौद्ध धर्म को मानने वाले, जैन को मानने वाले। अब आए सारे राजा जो इस्लाम को मानते थे। इस वजह से आप देखेंगे कि भारत में मध्यकाल में इस्लाम का बहुत विकास हुआ और इस्लामिक जो फेथ था वो बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर में बढ़ा था। ठीक है, तो हेडिंग बनाएंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश। फाउंडर तो आपको पता ही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश पहले ही बता चुके हैं कि गुलाम वंश इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका संस्थापक ही गुलाम था, इसका फाउंडर ही गुलाम था, इसलिए गुलाम। गुलाम वंश के साथ साथ गुलाम वंश वाज आल्सो नो एज मामलुक वंश। मामलुक, ध्यान रखेंगे इसको, मामलुक वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। मामलुक जो शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है ना, ये किस भाषा का शब्द है, अरबी। ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है। इसका हिंदी क्या होता है, तो स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास। स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास, स्लेव। ठीक है, अब देखिए बहुत बार कहीं कहीं पर गुलाम वंश को इलबारी वंश भी कहा जाता है। जैसे मामलिक वंश कहते हैं वैसे इसको इलबारी वंश भी कहते हैं। अब इलबारी वंश क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक हो या इल्तुतमिश हो, ये सब इलबारी तुर्क थे, इसलिए इनको इलबारी वंश भी कहा जाता है। तो गुलाम वंश, मामलुक वंश, इलबारी वंश, ये तीनों एक ही वंश है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो स्थापित किया गुलाम वंश, इसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, लाहौर। की राजधानी थी लाहौर। ठीक है, तो लाहौर इसलिए था क्योंकि इसके दो बड़े कंपटीटर्स थे। इसके दो बड़े कंपटीटर्स थे, एक यलदूज था और दूसरा कुबाचा था। यलदूज, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, यलदूज और कुबाचा ये दोनों कौन थे, गुलाम थे। बिल्कुल, यलदूज और कुबाचा ये दोनों क्या थे, तो दोनों के दोनों गुलाम थे, है ना, ये दोनों गुलाम थे। यलदूज भी गुलाम था और कुबाचा भी गुलाम था मोहम्मद गोरी के। तो दोनों इसको डिस्टर्ब करते थे, तो डिस्टर्ब इसलिए राजधानी ही कहाँ बना दिया, लाहौर में। डिस्टर्बेंस को बॉर्डर से पहले ये खत्म कर दो, घर में आएगा तो ना दिक्कत होगा। मन गांव में आएगा तब ना घर में घुसेगा जी, गांव से पहले ही उसको रोक दीजिए, बाहर खड़ा कर दीजिए, है ना। अगर यहाँ से अपना गांव शुरू होता है यहीं पर आर्मी खड़ा कर दीजिए, अब कैसे घुसेगा देखते तुमको, है ना। तो इसने क्या कर दिया, यलदूज और कुबाचा को रोकने के लिए अपना कैपिटल लाहौर में कर दिया, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट से आएगा कोई भी बाहरी चुनौती तो जो भी बाहरी चैलेंजेस आएंगे उसको वहीं पर रोक करके उनका काम खत्म कर देंगे, इसके लिए। क्लियर है, नेक्स्ट। अब देखिए ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसका एक सूफी संत से बहुत ये था, है ना। एक सूफी संत का ये दास था, मतलब उनकी बात बहुत सुनता था। उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। लिखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक पर सूफी संत, कुतुबुद्दीन ऐबक पर सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का प्रभाव था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का प्रभाव था। ठीक है, तो इसी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में उसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था जी। जो कुतुब मीनार जो दिल्ली में बना, ये कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में बना।
कुतुबुद्दीन, और इसका निर्माण कार्य कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की स्थापना दीन बख्तियार काकी के याद में हुई थी। ठीक है, तो ये तो आरंभ कराया था, कंप्लीट नहीं करा पाया क्योंकि मर गया था बीच में ही। तो इसको कंप्लीट कराने का काम इल्तुतमिश ने किया था, और इस पे अलग से और 2 गुंबद जोड़ने का काम नूरजहां ने किया। ध्यान करेंगे कि प्रारंभ हुआ किसके द्वारा, तो प्रारंभ हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और ऐबक ने प्रारंभ किया था किसके लिए, तो ऐबक ने प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए। ठीक है, लेकिन बहुत लंबे समय तक जिया नहीं बेचारा, है ना। और कहा जाता है कि चौगान खेलते वक्त, है ना, चौगान, इस चौगान का आधुनिक नाम पोलो है ना। तो ये पोलो खेल रहा था, चौगान उस समय के हिसाब से। तो चौगान खेलते वक्त वो होता था, घोड़े पे बैठा था और स्टिक से बॉल को मारना होता था, और इसी क्रम में ये गिर गया घोड़े से, और घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई। इसने कहा था कि चौगान खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी। 1206 में स्थापित नहीं किया था, और 1210 में अल्लाह को प्यारा हो गया। ठीक है, बहुत लंबा समय मिला नहीं अपने कीर्तिमान स्थापित करने के लिए। ठीक है, दिल्ली में इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। माना जाता है कि मंदिर को तुड़वाया था, और मंदिर को तुड़वा करके कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुव्वतुल इस्लाम माना जाता है कि यह दिल्ली सल्तनत का पहला स्थापत्य था। इट वॉज द फर्स्ट आर्किटेक्चर इन दिल्ली फ्रॉम दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के द्वारा भारत में स्थापित ये पहला कोई भी स्थापत्य था। मतलब कोई भी बिल्डिंग, जो इमारत दिल्ली सल्तनत में पहली बार खड़ा किया, वो कुव्वतुल इस्लाम था। ठीक है, और इसने एक और मस्जिद बनाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। वर्तमान में राजस्थान में पड़ता है, और माना जाता है कि एक संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके इसको बनवाया गया था। कुव्वतुल इस्लाम बना था मंदिर को तोड़ करके, और 2.5 दिन का झोपड़ा बना संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके। राजस्थान में पड़ता है, अजमेर में। तो कुव्वतुल इस्लाम, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, ये सब किसने बनवाया। इसके बाद देखिए, यही सब कुछ इंपॉर्टेंट काम, मतलब ये किया, कुछ बहुत बड़ा ये नहीं कर पाया था। हालांकि ये दानी बहुत था, ये बहुत दान करता था, है ना। और दान करने के वजह से इसे लाख बख्श कहते थे। लाख बख्श, बहुत दान करता था, दान प्रिय होने के वजह से इसको कहते थे लाख बख्श। ठीक है, अब देखिए, जब 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक का देहांत हो गया, मर गया, तो इसका बेटा था आराम शाह। जैसा नाम वैसा काम, नाम था आराम शाह। इस महोदय को हमेशा आराम ही करना होता था। जब बाप मरा तो इसको मौका मिला, ये बन गया शासक आराम शाह। लेकिन इसकी अयोग्यता के वजह से लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था, इसका दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो लोगों ने सोचा कि भाई इसी को बना देते हैं, ये इसमें योग्यता है, और ये सुपुत्र जो थे वो अयोग्य थे। तो 1210 में वो मरा था, उसके बाद ये शासक बना था।
लेकिन 1211 के प्रारंभिक समय में ही क्या किया गया कि आराम शाह को पद से हटा करके और पद पर पदस्थापित कर दिया गया इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश 1211 से लेकर के 1236 तक शासन किया था। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है जी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको रियल फाउंडर कहते हैं। ये वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, तो इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, रियल फाउंडर। है ना, इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, और 1211 से लेकर के 1236 तक इल्तुतमिश शासक बना। वास्तविक संस्थापक इसलिए था क्योंकि दिल्ली सल्तनत को अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश करने का जो काम किया था वो इल्तुतमिश ने किया। सारा काम किसके द्वारा किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, 1211 से 36 किसने किया? इल्तुतमिश, और ये था वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर। ठीक है, तो अब देखिएगा कि इल्तुतमिश ने पहला व्यक्ति था जिसने लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया जी। दिल्ली सल्तनत का दिल्ली राजधानी किसने बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया। ठीक है, पहले कैपिटल कहां था? लाहौर। तो लाहौर से दिल्ली लाया इल्तुतमिश ने। ठीक है, ओके, दिल्ली स्थापित किया। देखेंगे कि इसने चांदी और तांबे का सिक्का भी चलाया था। चांदी और तांबे का सिक्का भी चलाया था। ठीक है, चांदी के सिक्के को टंका कहते थे और तांबे का सिक्का जित्तल कहलाता था। चांदी टंका ठीक है, और तांबा जीतल। ठीक है, इसने अपना मकबरा स्वयं ही बनवा दिया था। मरने से पहले अपना मकबरा रेडी करवा दिया था। सोचा था कि पता नहीं पुत्र तो कैसा होगा, सब नलायके दिख रहा था इसको, सब बेटा सब इसका नलायके टाइप का था, इसलिए तो उसकी बेटी शासक बनी थी, रजिया। है ना, अपना शासनिक काल में घोषित कर दिया था कि ये सब आउटडेटेड है, कोनो काम का नहीं है, इसलिए शासक नहीं बनेगा, मेरे मरने के उपरांत मेरी बेटी रजिया शासक बनेगी। तो पता था कि पता नहीं सब दफनाएगा कि नहीं दफनाएगा, इसलिए पहले ही अपना प्रोग्राम फिट कर दो। तो बस अपना सारा फोर्टिफिकेशन बंद कर दिया था, जगह को बना दिया था, बता दिया था रजिया को कि देखो भाई यहाँ पर बस ढकवा देना, हमको मिट्टी दे देना, बाकी तो हमने करा दिया अपना काम। पूछा जाता है कि कौन सा सुल्तान था जिसने अपने मृत्यु से पहले ही अपना कब्रगाह बनवा दिया था, तो कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इसने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी। इक्ता सिस्टम पूछा जाता है, इक्ता व्यवस्था किसने शुरू किया था? इसने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी और चालीसा का गठन किया था। ठीक है, ना इसने क्या कौन सी व्यवस्था शुरू की थी जी? इक्ता व्यवस्था। पूछा जाता है इक्ता किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने। चालीसा का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने।
इक्ता क्या था? तो देखिए, इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को इक्ताओं में बांट दिया था, यानी कि इल्तुतमिश के समय के जो प्रांत थे वो इक्ता कहलाते थे। ठीक है, इसने अपने प्रांतों को इक्ता में विभाजित कर दिया था, है ना। तो जो इक्ता का मालिक होता था उसको इक्तादार कहते थे। इक्ता का मालिक इक्तादार। मालिक क्या मतलब कि सम्राट के नीचे ही रहता था, लेकिन इक्ता जो संभालता था वो इक्तादार कहलाता था, या फिर उसको वली भी कहते थे। वली या मुक्ति। वली या मुक्ति। ठीक है। चालीसा क्या था जी? तुर्क अमीर सरदार। ये राजा को एडवाइस करते थे कि शासन को कैसे हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, शासन कैसे अच्छा से चला सकते हैं, ये सारी चीज। ठीक है। तो चालीसा को कहते थे, चालीसा इसने स्टार्ट किया था, और चालीसा को ही कहते थे तुर्कान ए चहलगानी। चालीसा क्या कहलाता था? तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है। और इस चहलगानी का यानी कि चालीसा का उल्लेख सबसे पहले कौन करता है? एक इतिहासकार है, उसका नाम है इसामी। सबसे पहले इसका चर्चा करता है इसामी। सबसे पहले चर्चा करता है इसामी। और इसामी की किताब है फुतूह उल सलातीन। फुतूह उल सलातीन। तो फुतूह उल सलातीन में इसामी सबसे पहले चालीसा के बारे में चर्चा करता है। ठीक है। ये चालीसा तो बना के अपना शासन ठीक से चला रहा था, लेकिन आपसे भी पूछा सकता है कि चालीसा को खत्म किसने किया? बलबन ने। हाँ, बलबन इसका सदस्य था, लेकिन वही बलबन ने इसको क्या कर दिया था? खत्म भी किया था। चालीसा को खत्म करने का क्रेडिट जाता है बलबन को। चालीसा को किसने समाप्त किया? बलबन ने। ठीक है। इस चालीसा को बलबन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। बलबन ने इसको खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है। और बलबन ने रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया था। रक्त और लौह नीति है ना, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। पूछा जाता है कि ब्लड और आयरन पॉलिसी किस शासक ने अपनाया था? बलबन ने अपनाया था। और बलबन ने ही 40 मतलब एक खुद भी था, तो खुद को छोड़ करके बाकी जो 49 बचे सबको उसने मार दिया। सारे चालीसा के सारे मेंबर्स को उसने मार दिया, और मार करके सत्ता अपने पास हस्तगत कर लिया। ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं कि 1236 में इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है। इल्तुतमिश इंपेरर को खड़ा कर देता है मजबूती से, है ना, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक मानते हैं। 1236 में इसका क्या होता है कि डेथ होता है। उसके डेथ के बाद इसका चूंकि कोई बेटा योग्य नहीं होता है, तो ये अपनी बेटी रजिया को शासक घोषित पहले ही किया रहता है। तो इसके मरने के बाद रजिया बनती है शासक, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 से 1240। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान, और पहली भी थी और आखिरी भी हो गई। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान थी। ठीक है। दिल्ली सल्तनत की पहली
महिला सुल्तान, was the first women's सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। ध्यान रखेंगे पहली महिला सुल्तान थी। तो रजिया चूंकि महिला थी, और इस्लाम के अंदर में ये भी देखा जाता है सामान्य तौर पे जो थोड़ा सा जो कंजर्वेटिवनेस है वो ज्यादा है, अभी भी तब भी था। तो जब रजिया राजाओं वाला सुल्तान वाला ड्रेस पहनती थी, मुकुट लगाती थी, तलवार कमर में बांधती थी, और जब निकलती थी घोड़े पे सवार होकर के, तो उस समय के समाज के जो चरमपंथी, कट्टरपंथी, या यूं कह ले कि पिछड़े हुए लोग, पिछड़ी मानसिकता वाले लोग जो थे, उनको रजिया उनकी आंखों में खटकती। उनको लगता था कि हम यहाँ बैठे रह गए, रजिया महिला होकर के सम्राट कैसे बन गई, सुल्तान कैसे बन गई। तो रजिया का ये वाला प्रमोशन उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। रजिया का बात नहीं था, बात महिला का था, विमेंस का था। कोई भी होता, रजिया होती, कोई भी होता, तो विरोध होता ही होता। तो वहां पर उन लोगों ने इसका विरोध किया, और विरोध इस प्रकार से किया कि इसके खिलाफ षड्यंत्र किया, और षड्यंत्र करके रजिया को मार दिया गया। षड्यंत्र करके रजिया को 1246 में उसकी हत्या हो गई, रजिया मर गई। रजिया के मरने के बाद आप देखेंगे तो गुलाम वंश में कोई योग्य शासक एक ही आया, वो था बलबन। हालांकि सत्ता उसने गलत तरीके से प्राप्त की थी, लेकिन शासक के तौर पे आप बात करेंगे तो गुलाम वंश में 4 ही शासक महत्वपूर्ण हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और रजिया। ठीक है, यही मतलब शासक तो और भी हुए, लेकिन प्रमुख शासक यही। ठीक है, प्रोसीड। तो रजिया सुल्तान 1236 से 1240 इनका ये हो गया। ठीक है, आगे जो प्रमुख, जो प्रोमिनेंट आदमी हुआ है बलबन, देखेंगे बलबन। ठीक है, टाइम दीजिएगा, आपको बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिस है। चलिए, तो आगे जो है यहाँ पर रजिया सुल्तान के बाद आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट जो रूलर आता है, वो रूलर कौन है? तो इंपॉर्टेंट रूलर है बलबन। ठीक है, इसके बाद बलबन, और बलबन ने बहुत सारी नई नई परंपराएं जो है वो शुरू की, और काफी एक्सट्रीमिस्ट टाइप का रूलर था बलबन, है ना। मतलब काफी जैसे कैसे मुगलों में आप औरंगजेब को देखते हैं, है ना, मतलब कि प्रेशर क्रिएट करने वाला, दबा के रखने वाला, है ना, नई नई परंपराओं और प्रथाओं को ये करने वाला, ये सारी चीजें जो थी उसके अंदर में थी। ओके, तो आगे आप देखते हैं बलबन। बहुत बार बीपीएससी ने बलबन से क्वेश्चंस पूछे हैं, आप देखेंगे लगातार जो है, मतलब मध्य काल से जो भी प्रश्न बना है उसमें बलबन जनरली रिपीट भी हुआ है ना, क्योंकि बलबन ने बहुत सारी चीजें जो है सो यहाँ पे की। तो देखेंगे थोड़ा, मुख्य तौर पे बलबन जो एक शासक के तौर पे स्थापित हुआ वो 1260 में स्थापित हुआ। हालांकि कंट्रोल पहले से कर रहा था, लेकिन गद्दी पर जो बैठा मुख्य तौर पे वो 1260 में बैठा, और माना जाता है कि 1260 से लेकर के 1287 के आसपास तक इसने कुल किया था। ठीक है, नेक्स्ट बलबन ने फारसी प्रथा, बलबन ने फारसी प्रथा, इनकी फारसी सिस्टम
या फारसी प्रथा के अनुरूप बलबन ने फारसी प्रथा के अनुरूप सिजदा और पैबोस, सिजदा सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस नामक प्रथा को प्रारंभ कराया था, है ना, जो फारसी सिस्टम था ये, सिजदा और पैबोस। ओके, सिजदा और पैबोस क्या होता था? तो सिजदा का मतलब है कि आप देखते हैं जो घुटने के बल झुक करके सुल्तान को जो सलाम करते थे उसको कहते थे सिजदा, है ना। तो जो सुल्तान घुटने के बल झुक करके जो सलाम किया वो क्या है? सिजदा। और जो पूरा लेट जाते थे एकदम पेट के बल, वो है पैबोस। मतलब कि पूरी तरीके से सुल्तान के प्रति समर्पण, है ना, कि भाई अब आप ही माई बाप हैं, जो करना है आप करिए, है ना। इसको कहते हैं एकदम अंतिम दर्जे का स्थिति, कि पूरी तरीके से सुल्तान के सामने खुद को क्या करना है? गिरा देना है ना, पूरी तरीके से सुल्तान के सामने खुद को समर्पित कर देना है। ठीक है, तो वही है सिजदा और पैबोस। ठीक है, तो पूछा सकता है कि सिजदा और पैबोस किसने शुरू किया था? तो बलबन ने शुरू किया। क्लियर है? नेक्स्ट आगे लिखेंगे कि बलबन ने लौह और रक्त नीति का अवलंबन किया था, यानी रक्त और लौह नीति प्रारंभ किया था। ठीक है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया था या प्रारंभ किया था। ठीक है, राजत्व का सिद्धांत, राजत्व का दैवीय सिद्धांत, राजत्व का दैवीय, ये बहुत बार भी ने पूछा है कि राजत्व का दैवीय सिद्धांत किसने प्रारंभ किया था? तो राजत्व का दैवीय सिद्धांत प्रारंभ किया था बलबन ने। ठीक है, राजत्व का दैवीय सिद्धांत का मतलब है कि भगवान ने ही ये तय करके भेजा है कि राजा हमको बनना। पहले राजा लोग यही सब में प्रचार करते थे जी, कि भगवान ने निश्चित कर दिया है, ईश्वर ने, अल्लाह ने निश्चित कर, इसलिए लोग मानते भी थे। लोगों का दिमाग इस स्तर पर कब्जा कर लिया गया था कि लोगों को ये लगे कि भाई मतलब किसी भी सिचुएशन के अंदर में जो राजा है उसको आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि राजा अपने से नहीं बना है, भगवान ही राजा चुन के भेजे। तो अगर आपको मान लीजिए, अभी तो खैर बहुत विज्ञान आगे बढ़ गया, पढ़ाई लिखाई, तो हम लोग तो विश्वास ही नहीं करेंगे। अब तो भगवान भी पहले आकर के कहें कि हम ही भगवान है, तो लोग कहेगा कि प्रूव करके बताइए, कैसे मान ले भगवान है ना, कुछ ऐसा कीजिए चमत्कार जो सिर्फ आप ही कर सकते हो, है ना। बिल्डिंग को उठाइए कानी उंगली पे, तब लगेगा कि हाँ भाई है कुछ, क्योंकि कृष्ण भगवान ने तो गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, है ना, तो कुछ तो करे। तो ऐसे में क्या है कि अब नहीं मानेंगे, क्योंकि विज्ञान विकसित हो चुका है, सोचने का क्षमता डेवलप हो चुका है। लेकिन पहले क्या था कि उतना लोग सोच ही नहीं पाते थे, या सोचने को के आपके स्कोप को ही बंद कर दिया गया। विज्ञान तो बहुत आगे था उस समय भी, लेकिन आम जनमानस के दिमाग में ये थोप दिया गया था कि आप केवल जनता ही रहेंगे, आप जनता के लिए ही आपका जन्म हुआ है, और आपके कर्म खराब हैं इसलिए आप जनता बने, जिनके कर्म अच्छे हैं वो राजा बने। तो भगवान ने ही उनको राजा बना करके भेजा है, तो लोग सहजता से स्वीकार भी कर लेते थे, और राजा के द्वारा किए जाने वाले अपराधों का प्रतिकार भी नहीं करते थे, विरोध भी नहीं करते थे। ये भी नहीं करता था कि नहीं ये गलत कर रहा है ना, लोग उसको स्वीकार करते रहते थे, लोग उसको एक्सेप्ट करते रहते थे। ये स्थिति जो है सो चलती थी। ठीक है, प्रोसीड। मंगोलों से रक्षा करने के लिए रणनीति बनाए, मतलब मंगोल आक्रमणकारियों से बचने के लिए भी इसने पॉलिसीज बनाई थी। ठीक है, नियाबते खुदाई, इसने नियाबते खुदाई की उपाधि धारण की थी।
नियाबत खुदाई, नियाबत खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि। नियाबत खुदाई का मतलब हुआ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। ठीक है, इसने नियाबत खुदाई की उपाधि धारण की थी। ठीक है, साथ ही जिल्ले इलाही, खुद को जिल्ले इलाही भी कहता था, ईश्वर की छाया। ये सब कहने का क्या मतलब था? ताकि लोग माने, लोग सम्मान दे, लोग को लगे अरे यार क्या बात हुई है ना, ये तो एकदम ईश्वर का सबसे करीबी आदमी है, सीधे भगवान तक पहुंचा देगा अपने को, है ना। भगवान ने इसको सबसे प्रिय माना, उसको भगवान ने अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी ने नौरोज नौरोज त्योहार मनाना प्रारंभ किया था। नौरोज ये फारसी त्योहार होता है, ईरान में मनाया जाता है, उसको इंडिया के अंदर में इसने ही शुरू किया था, नौरोज फेस्टिवल। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो इसके द्वारा की थी। बाद में इसके बाद जो शासक बना था वो था कैकुबाद, जिसके नाम पे कोई भी प्रोमिनेंट या कोई भी बेहतरीन जो है सो अचीवमेंट्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट खिलजी वंश, अगला हेडिंग बनाएंगे खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320। खिलजी वंश, तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था, फाउंडर था, वो कौन था जी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, पहले से पता है ना। पूछा सकता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश में मतलब बलबन के बाद शासक बना था कैकुबाद, और कैकुबाद के बाद एकदम लास्ट टाइम एक शासक बना था कैमूर्स, है ना। और कैमूर्स की हत्या की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, और कैमूर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की। तो लिख लेंगे कि गुलाम वंश के अंतिम शासक कैमूर्स, गुलाम वंश के अंतिम शासक कैमूर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, कि अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। खिलजी वंश का मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर जो था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का सबसे प्रमुख शासक था। ओके, नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी के समय अनेक मंगोल आक्रमण हुए थे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे इसको आपको
ध्यान रखना है, ठीक है। कि अलाउद्दीन खिलजी जो था इस वंश का क्या था, सबसे प्रसिद्ध शासक था। और इसके समय में बहुत सारे मंगोल आक्रमण हुए थे। 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का टाइमिंग क्या है जी, 1296 से 1316, है ना, 1296 से 1316, ठीक है। 1296 से 1316 जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का टाइमिंग आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1296 से 1316 अलाउद्दीन खिलजी का टाइमिंग है। इसमें आपको देखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके ही इस गद्दी प्राप्त किया। जो जलालुद्दीन खिलजी उसका ससुर भी था, साथ में उसका चाचा भी लगता था, है ना। उसकी हत्या की और हत्या करके शासक बन गया, ठीक है। शासक बना। तमाम मंगोल आक्रमण इसके समय में हुए, हालांकि सभी मंगोल आक्रमणों से इसने अपने को बचा लिया, यानी कि राष्ट्र को बचा लिया, योग्य था। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा सहयोगी था मलिक काफूर, ना, जिससे इसकी मुलाकात 1299 में हुई। लिख लेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में गुजरात आक्रमण के दौरान, गुजरात आक्रमण के दौरान गुजरात आक्रमण के दौरान 1000 दिनार में 1000 दिनार में खरीदा था, 1000 दिनार में खरीदा था, ठीक है। ओके, क्लियर है। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है किसने क्या कर दिया था। तो इसने 1000 दिनार में खरीदा था, किसको, मलिक काफूर को, मलिक काफूर को, ठीक है। मलिक काफूर को इसने खरीदा था, 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसको 1000 दिनारी भी कहते हैं, है ना। इट वाज आल्सो नोन एज 1000 दिनारी, ठीक है। और ध्यान रखेंगे कि ये क्या था, तो ये थर्ड जेंडर था जी, ठीक है। मलिक काफूर जो था वो थर्ड जेंडर था, ठीक है। ना स्त्री था ना पुरुष था। मूवी भी जब आया था तो एक मूवी आई थी ना, पद्मावत, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के समय के घटनाक्रमों को दिखलाया गया है। और जो समय की जो ये थी, है ना, मतलब राणा रतन सिंह जो राजस्थान में राजा के तौर पर स्थापित थे, उनकी पत्नी थी पद्मावती, है ना। तो पद्मावती की खूबसूरती का ये दीवाना था। तो जानकारी हुआ, सोचा कि भाई किसी तरीके से पद्मावती से अगर अपना विवाह हो जाए, मामला बन जाए। ऐसा ही मामला एक एंसेंट में भी था, है ना। रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी, तक शासक रुद्रसेन तृतीय, सेम यहाँ पे मामला बन गया। लेकिन यहाँ पर इस बार शासक मजबूत था, बढ़िया था, राणा रतन सिंह क्षत्रिय शासक था। उसके सामने जब इसने प्रपोजल रखा कि भाई आप या तो अपनी पत्नी का विवाह हमारे साथ करा दीजिए, नहीं तो आप आक्रमण के लिए तैयार रहिए। उसने कहा कि तुम आक्रमण करो, है ना, हम तुम्हारे आक्रमण को देखेंगे, लेकिन ये जो प्रस्ताव लेके आए हो ये प्रस्ताव हमें स्वीकार नहीं है। उसने उस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद युद्ध हुआ था। इतिहास में तो बहुत ज्यादा, मतलब जो मूवीज में तो बहुत अलग बलट सब दिखा दिया, गलत सलत चीज, है ना। वैसा कुछ भी इतिहास के अंदर में नहीं हुआ था।
कभी भी रानी पद्मावती ने अपना किला नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं। लेकिन उसमें अपना अलर्ट कि रानी पद्मावती गई है दिल्ली, दिल्ली से बंधक में छुड़ा के लाई, है ना, गई नहीं थी, किला से निकली ही नहीं कभी। इसलिए तो रानी पद्मावती को राजस्थान में देवी का दर्जा प्राप्त, राजस्थान का क्षत्रिय समाज उनको माता मानता है और उनकी पूजा होती है। और ये जो संजय लीला भंसाली है, इसने बनाया था ना ये मूवी, तो पहले ही जाके अपना बनाया था पूरा कि भाई राजस्थान में शूट करेंगे। हाँ, तो जब वहां के लोग को मालूम चला कि अच्छा तो हमारी देवी को घूमर घूमर पे डांस करा रहा है ना, उसमें की कोई था ना घूमर घूमर। हाँ, तो घूमर पे तो दीपिका पादुकोण बड़ा अच्छा स्टेप कर रही है, वो स्टेप तो माता नहीं कर रही थी ना, राजस्थान के लोग माता मानते हैं। तो कहने का मतलब देखिए, जो इतिहास जानता है वो तो ठीक है, लेकिन जो इतिहास नहीं जानता वो तो मूवी देख के जानेगा। तो अगर मूवी देखा इतिहास नहीं जानता है, तो ऐसे में उसके दिमाग में रानी पद्मावती का चित्र कैसा बनेगा? वैसे ही बनेगा, अच्छा ऐसी ही रही होंगी, है ना। लेकिन इस वजह से ही वहां पे लोगों ने विरोध किया, और विरोध के बाद उनको वहां से भागना पड़ा, है ना। और फिर हालांकि जब ये मूवी आई थी तब भी बहुत बड़ा विरोध हुआ था, है ना। हाँ, फिर नाम चेंज भी हुआ, पहले पद्मावती ही था, बाद में पद्मावत किया, है ना। मलिक मोहम्मद जायसी मध्यकाल के कवि हैं, उनकी रचना है पद्मावत। उस पद्मावत के अंदर में जो है सो यहाँ पर मतलब उसके मतलब सौंदर्य का भी वर्णन जो है सो किया गया है। खैर, तो इसका इसने जब 1299 में गुजरात में पर आक्रमण किया था, तो वहीं से इसको कौन मिला था? उसको मिला था मलिक काफूर, जिसको कि 1000 दिनार में खरीदा था, और इसी वजह से उसको कहते हैं 1000 दिनारी। और दक्षिण के अभियान में अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपना दक्षिण का अभियान किया था, उसके दक्षिण के अभियान में इसने बहुत मदद किया, है ना। दक्षिण के अभियान में इसने बहुत सपोर्ट किया था, समर्थन किया। ठीक है, क्लियर है। तो दक्षिण में ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा था, है ना, ने तमाम चीजें की थी और दक्षिण के अंदर में ये सक्सेसफुल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी की विभिन्न उपलब्धियों में से बाजार नियंत्रण प्रणाली सबसे बड़ी उपलब्धि थी, मार्केट कंट्रोलिंग पॉलिसी। बाजार नियंत्रण प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आपको इसने एक नया डिपार्टमेंट भी बनाया था, दीवान ए मुस्तखराज। दीवान ए मुस्तखराज एक विभाग स्थापित किया था, दीवान ए मुस्तखराज। दीवान ए मुस्तखराज, ठीक है। चलिए, दीवान ए मुस्तखराज नामक इसने एक नए विभाग की स्थापना भी की थी। ठीक है, जो टैक्सेशन से रिलेटेड था, बकाया करों को वसूलने के लिए विभाग बनाया गया था। जो लोग टैक्स नहीं देते थे, है ना, टैक्स नहीं जमा करते थे, तो भी पूछे कि भाई किसके लिए, तो बकाया करों को वसूलने के लिए। ठीक है, जो लोग टैक्स नहीं देते थे, है ना, चुरा लेते थे टैक्स, तो बकाया टैक्स को वसूलने के लिए ये बनाया गया था दीवान मुस्तखराज। ठीक है, और बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए इसने एक अधिकारी भी नियुक्त किया था, उसका नाम था सहना। सहना, ठीक है, एक अधिकारी भी इसने नियुक्त किया था, उसका नाम था सहना। ठीक है,
तो यहाँ तक में इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, सहना इसने स्थापित किया था, और सहना सहना को सहनाए मंडी भी कहा जाता था। सहना जो है वो सहनाए मंडी भी कहलाता था। ठीक है, इसको सहनाए मंडी के तौर पर भी देखा जाता था। इसने भूमि की माप भी करवाई थी। कहा था कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने भूमि का माप करवाया वो यही था। इसने भूमि की माप भी करवाई थी। ठीक है, इसने भूमि की माप भी करवाई थी। क्लियर है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे। ये का तो देख ही रहे हैं आप लोग, है ना? इसलिए ये करना है। ठीक है, दो क्लास लगा लीजिए। आप सीधे मैगजीन खाइए, डाटा याद करिए, कोई कंसेप्ट नहीं, कोई वही कम हुआ करेगा, डाटा सब पढ़ाएगा, टाइम बर्बाद करेगा, है ना? आपके पास मैगजीन है, सीधे डाटा, कंसेप्ट नहीं है ना, कंसेप्ट पढ़ने का चीज। अगर आप राजस्व घाटा, आपको अभी ये पढ़ना पड़ेगा राजस्व घाटा कैसे निकलता है ना। लेकिन अगर पूछे कि पिछले बार का बजट कितना था, अभी का कितना है ना, ये आपको डाटा है, तो डाटा आपको याद करना पड़ेगा, वो कर लीजिए। आप अंडरस्टूड कर जाएंगे, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो हो सकता है दो चार मिनट के लिए बिल्कुल आइए एकदम टिप्स पे होना चाहिए, है ना? क्वेश्चन आपको बजट से दो तीन क्वेश्चन समीक्षा से रहेगा, मतलब छह सात क्वेश्चन, तो आपको वही तरह था
कंसेप्ट बीपीएससी नहीं पूछती है, मुझे नहीं देखा आज तक बीपीएससी में करंट रहता है और बजट और समीक्षा रहती है। पिछले बार भी 10 पूछ लिया, 10-10 करके रखा हुआ, तो ऐसे में आपको ये हो सकता है, तो थोड़ा सा उसको करना है, करने रहिए, पावर बढ़ा दीजिए, 2-15 घंटे